अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आयशा नूर और आप सबको वेलकम बैक कहती हूँ अपने उर्दू नॉवेल्स रीडिंग चैनल पर। आज हम लोग अपने चैनल पर कवर करेंगे सुमेरा हमीद के नॉवल ट्यूलिप का आखिरी हिस्सा। तो आइए बगैर किसी देर के शुरू करते हैं आज की एपिसोड ऑफ ट्यूलिप। ट्यूलिप ने फिलहाल उसकी कोई मदद नहीं की थी। वो हर 10-15 मिनट बाद उसे देख लेती थी। आजिज आकर उसने उस पर लिख दिया, मुझे वो किताब हासिल करनी है, मेरी मदद करो ट्यूलिप यार। ट्यूलिप यार ने यारी निभाई और कुछ नंबर्स और हरूफ लिख दिए। वो ना समझी से उन्हें देखने लगी। उसकी कुछ समझ में आ रहा था कि ये क्या है। उठकर वो अपने लिए खाना गर्म करने लगी और जब उसने मैक्रो के बटन को पुश किया तो उसे झटका सा लगा और उसने जोश से बुलंद आवाज से कहा, ओह अच्छा, ये पासवर्ड है। पर किस चीज़ का? बदकिस्मती से ट्यूलिप बोल नहीं सकता था। खुशकिस्मती से वो बेवकूफ़ नहीं थी। खाना खाकर वो अपना बैग उठाकर उस टेलर के चिड़ियाघर आ गई। वो बेल देने ही वाली थी कि उसकी नज़र इलेक्ट्रिक लॉक पर नजर पड़ी। वो चौंक गई। तो ये पासवर्ड दरवाजे का लॉक खोलने के लिए था। यानी ट्यूलिप चाहता था कि वो घर के अंदर घुस जाए। आगे की निशानदही भी ट्यूलिप ही कर देगा। देखो फंसवा ना देना, उसने ट्यूलिप को थपक कर कहा। देखो फंस ना जाना, अब सारी जिम्मेदारी मेरी थोड़ी है। कुछ तुम भी अकल का इस्तेमाल करो, ट्यूलिप ने कहा। वो वापस आ गई और अगले दिन उस वक्त उसके घर गई जब टेलर यूनिवर्सिटी के लिए जा चुकी थी। पासवर्ड लगाया तो लॉक खुल गया। अंदर जाकर उसने सबसे पहले चीज़ों की तलाशी लेना शुरू कर दी। काफ़ी देर उसने खंगाल लिया था, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। उसने बेड का मैट्रेस, चीनी, कॉफ़ी की शीशियों, मशीन, हत्ता कि उसके बदबूदार जूतों तक में झांक लिया, लेकिन उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। फिर एक दराज में जुराबों के ढेर के नीचे दबा हुआ एक छोटा सा लकड़ी का बॉक्स पड़ा हुआ मिला। उसने बड़ी खुशी से उसे बाहर निकाला। उस पर छोटा सा ताला लगा हुआ था। इसकी चाबी कहाँ हो सकती है? वो जेरेला बड़बड़ाते हुए इधर उधर देखने लगी। चाबी मेरे पास है। उसे अपने पीछे आवाज सुनाई दी तो खौफ से बॉक्स उसके हाथ से छूट गया। जिसे उस वक्त यूनिवर्सिटी में होना चाहिए था वो उस वक्त उसके पीछे खड़ी उसे घूर रही थी। वो आगे बढ़ी और उसके हाथ से बॉक्स छीन लिया। फिर वो पुलिस को फोन करने लगी तो उसने आगे बढ़कर उसके हाथ से फोन छीन लिया। पुलिस से क्या कहोगी? वो डर तो गई थी लेकिन इतनी जल्दी हार भी नहीं मानना चाहती थी। तुम मेरे घर में चोरी करने आई हो, तुमने मेरा पासवर्ड तक तोड़ दिया। पुलिस को फोन ना करूं तो तुम्हारी मेहमान नवाजी के लिए पिज्जा डिलीवरी वालों को फोन करूं। वो इतने गुस्से में थी कि उसके चेहरे की खाल खींच कर रह गई थी। लेकिन तुम ये कैसे साबित करोगी कि मैं पासवर्ड तोड़कर अंदर आई हूँ? क्योंकि मैंने पासवर्ड तोड़ा नहीं, खोला है। कॉरिडोर में सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ और इस वक्त तुम भी यहाँ मौजूद हो। मैं कह सकती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ अंदर आई हूँ और तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रही हो। हम्म, वो भी देख लेंगे। अच्छा चलो, मैं मान जाऊंगी कि मैं चोरी करने आई हूँ तो मैं कह दूंगी कि मैं अपनी बुक लेने आई हूँ। वो मान जाएंगे कि तुम्हारी बुक मेरे ही पास है। वो नहीं मानेंगे तो अदालत मानेगी। वो अबू बकर को देखेगी, उसकी किताब को पढ़ेगी और ये जान जाएगी कि एक गूंगा इंसान ही ऐसी किताब लिख सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सी ज़ाती बातें भी लिखी हुई हैं। जैसे एक यादगार ईद का अहवाल, माँ की सालगिरह के दिन की बाबत, स्कूल टीचर की बातें, एग्जाम्स की ग्रेड्स। तुम किस किस बात को गलत साबित करोगी? एक और बात, तुमने किताब की कोई कॉपी नहीं की। अबू बकर का कहना है कि तुम तो इतनी सुस्त हो कि अपने असाइनमेंट पर काम नहीं कर सकती थी। तुम उस किताब की कॉपी कैसे कर सकती थी? तुमने उसे स्कैन भी नहीं किया। अगर किया होता तो मुझे दिखाई दे जाता। तुम्हारे पास एक ही कॉपी है और वो इस वक्त इस घर में मौजूद नहीं है। इस घर में कुछ ऐसी चीजें मौजूद हैं जो तुम्हारी नहीं है। ट्यूलिप ने फिर से काम करना शुरू कर दिया था। एक एक करके फिल्म से चला रहा था, जैसे सीसीटीवी फुटेज चलाता है और सब मालूम हो जाता है। उसे बात को समझने में चंद सेकंड्स लगे थे। अबू बकर की किताब की तरह तुमने कुछ और फ्रेंड्स की चीजें भी चुराई हैं, जैसे कि। वो चलते हुए उसके करीब आई और उसकी कोट की जेब में हाथ डालकर एक आईफोन निकाल लिया। जैसे कि ये जो तुम अभी चुरा कर लाई हो। ये मेरा है। जो तुम्हारा है वो तुम्हारे कोट की दूसरी जेब में पड़ा है। ये बॉक्स जो तुमने छुपा कर रखा था, इसमें एक कीमती घड़ी और कुछ ज्वेलरी है। हाँ, पुलिस आएगी तो मैं एक एक करके इन सब चीज़ों की तरफ इशारा करूंगी जो यहाँ मौजूद है लेकिन तुम्हारी नहीं है, लेकिन तुम्हारी चुराई हुई जरूर है। उसने एड़ी के बल घूमकर हाथ लहराकर उस चिड़ियाघर की कुछ चीजें चीजों की तरफ इशारा किया। और उनके बारे में भी बताऊंगी जिन्हें तुम बेच कर हड़प कर चुकी हो। फिर जानती हो तुम्हारे साथ क्या होगा। उसका रंग जर्द पड़ चुका था। उसने सख्ती से लब भींच लिए और फिर वो एकदम से फूट फूट कर रोने लगी। उसे हैरत हुई। वो उसके रोने की तवक्को नहीं कर रही थी। अलीज़ा पहले तो चुपचाप खड़ी रही,
फिर वो उसके फ्रिज तक गई और एक सेब निकाल कर खाने लगी। वो उस पर तरस नहीं खाना चाहती थी, इसलिए सेब खाने लगी थी। दरअसल मुझे छोटी मोटी चोरियां करने की आदत है। जब उसके रोने का सेशन मुकम्मल हो गया तो दोनों आमने सामने बैठकर बात करने लगी। चोरी छोटी मोटी कैसे होती है, वो तो बस चोरी होती है। उसने उस चोर को ट्यूलिप के हाथों पकड़ लिया था, तो इनाम के तौर पर वो किचन से काजू और बादाम की प्लेट भर कर ले आई थी और मजे से खा रही थी। टेलर उसे रोकने की जरूरत नहीं कर सकती थी। मुझे जहाँ थोड़ी बहुत काम की चीज नजर आती है वो मैं उठा लेती हूँ। यह आदत है या लानत? उसने जलकर पूछा। वो अपने चोर होने के बारे में कितने आराम से बता रही थी। मैं घर में तह खाने में किराएदार की हैसियत से रहती थी। किराया कम था, इसलिए मैं वहां रहने लगी थी। तह खाने के कोने में लैंड लेडी का कुछ बेकार सामान रखा हुआ था। जब वो मुझे जगह दिखा रही थी तो उसने मुझसे कह दिया था कि अगर मैं इस सामान की मौजूदगी में रह सकती हूँ तो ठीक है, वरना वो मुझे रहने के लिए जगह नहीं दे सकती। मैंने फौरन हाँ में सर हिला दिया। अक्सर जब कभी मुझे थोड़े बहुत पैसों की ज़रूरत होती थी तो मैं कुछ सामान निकाल कर बेच देती थी। वो काफ़ी मोटी थी तो कम ही नीचे आती थी। उसे सांस का मसला भी था। और तुम्हें हाथ की सफाई का मसला था। लेकिन एक दिन मेरा राज खुल गया। वो फिर से सूं सूं करने लगी। भांडा फूट गया ऐसे बोलो। उसने दांत पर दांत जमा कर कहा। मैं यूनिवर्सिटी में थी, वो नीचे आ गई। वो अपने बाप की निशानी हाथ की खाल का लैंप ढूंढ रही थी, जिसे पिछले हफ्ते ही मैंने बेच दिया था। जब उसे वहां नहीं मिला तो उसने इधर उधर और चीजों की तलाशी लेनी शुरू कर दी। बिलाखिर उसे अपनी एक एक चीज की गुमशुदगी के बारे में मालूम हो गया। एक एक चीज की चोरी के बारे में। उसने उसकी तस्दीक की। हाँ, चोर और चोरी दोनों का। उसने उसी वक्त मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। उसने मेरा सारा सामान जब्त कर लिया। मेरे उसी सामान में अबू बकर की किताब थी। तुम दोनों जिस दिन मेरे घर आए थे, मैं एक बार फिर उसके घर गई थी। उसकी मिन्नत की थी कि मेरा सामान मुझे वापस कर दे। जवाबन उसने कहा कि मैं पहले उसे उसका सामान वापस कर दूं। उसका सामान तो मैं बेच कर खा गई हूँ। वो कहाँ से वापस करूँ आप? उसके बाप की निशानी, हाथी की खाल का लैंप और उसकी शादी का यादगार शादी का लिबास। तुमने उसकी दादी का शादी का ड्रेस भी बेच दिया? हाँ, वो बहुत अच्छी कीमत पर बिका था। दुकानदार का कहना था कि इस कपड़े के बहुत अच्छे कुशन बन जाएंगे। आजकल तो ऐसा कपड़ा मिलता भी नहीं। पता नहीं उसे अपनी कारकर्दगी पर खुशी थी या अपनी काबिलियत पर। वो हंस भी रही थी। बेहिस बनने के लिए बस बेशर्म ही तो बनना पड़ता है। कुशन? उस बेचारी की दादी की ड्रेस को तुमने कुशन बनने के लिए दे आई? तुम्हें तो डूब मरना चाहिए। दादी की रूह कितनी बेचैन हुई होगी। वो तो दादी की रूह हुई होगी। तुम्हारी रूह को इतनी बेचैनी किस बात की है? दादी की रूह को बेच खाने वाली ने उसे घूर कर देखा। अब वो किताब उस लैंडलेडी के पास है। वो तुम्हें वो किताब चाहिए तो तुम उसके पास जाओ, क्योंकि मैं अब कुछ नहीं कर सकती। सब कुछ करके वो कह रही थी कि वो कुछ नहीं कर सकती। वो मर तो सकती थी ना। ऐसे जिंदा रहकर सबको जिंदा दरगोर क्यों कर रही थी? तुम्हें मेरे घर के लॉक का पासवर्ड कैसे मालूम हुआ? अलीजा जेरे लब हंस दी, जैसे वो कोई बात बहुत ऊंची चीज हो। शर्लॉक होम्स या ऐनक वाला जिन, वरना कर नानी चुड़ैल। मेरे पास जादू है। अच्छा, कहाँ है? क्यों, उसे भी चुराना है? अपनी आदतें ठीक करो, वरना जेल में सड़ती मर जाओगी। चूहे तुम्हारी लाश खाएंगे। मच्छर तुम्हारी बोटियां नोचेंगे। कॉकरोच तुम्हारे नाक में घुसेंगे। मक्खियां तुम्हारे मुंह पर भिनभिनाएंगी, समझी? वो समझ चुकी थी, इसीलिए उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल रही थी। जिंदगी में कुछ भी हासिल कर लेना आसान नहीं होता। जो चीज उस मरीज के पास थी अब वो कहीं और जा चुकी थी। सड़क पर चलते चलते वो रुक गई। क्या ये जरूरी है कि मैं सारे मसले में फंसूं? उसने खुद से कहा। वो परेशान हो चुकी थी। नहीं, ये जरूरी नहीं है, लेकिन इंसानियत भी कोई चीज होती है। ट्यूलिप ने उसे कहा। सारी इंसानियत मेरे अंदर ही चौकड़ी मारकर बैठ गई है। बाकी लोगों ने अपने दिल के फर्श पे रहमी के पेट्रोल से धुलवा लिए हैं। इस बार ट्यूलिप खामोश रहा, लेकिन चलते चलते वो गिर गई। कैसे? उसके तस्मे खुल चुके थे और वो उसके अपने ही पैरों तले आ गए थे। उसे झटका लगा और वो मुंह के बल गिरी। नाक में से खून निकलने लगा था। एक बूढ़ी औरत ने हाथ बढ़ाकर उसे उठाया और अपने पाउच में से गुलाबी रुमाल निकालकर उसको खून साफ करने लगी। तुम अकेली इंसानियत की ठेकेदार नहीं बची थी, ट्यूलिप ने तंजिया कहा। इशारा फोन की तरफ था। बेटा, ध्यान से चलते हैं और इस ऑक्सीजन के आले दिल की धड़कन को थोड़ी देर के लिए जेब में रख लेते हैं। गुलाबी रुमाल देने वाली ने कहा। इशारा फोन की तरफ था। ऑक्सीजन के आले दिल की धड़कन फोन को जेब में रखकर वो तेज तेज कदम उठाते हुए वो बकर के पास पहुंची।
देखो, वो किताब उसकी लैंड लेडी के पास है, जिसका सामान टेलर चोरी करके बेच कर खा चुकी है। अब बाकी का काम तुम करो, इसके पास जाओ और उसकी मिन्नत करो कि वो टेलर के सामान में से तुम्हारी किताब निकाल कर तुम्हें दे दे। मैं मिन्नत किस मुंह से करूंगा? मेरे मुंह में तो जबान ही नहीं है, उसने बड़ी मासूमियत से कहा। ओह, मैं तो भूल ही गई थी, उसने सर खुजाया। हमने इतनी मालूमात भी हासिल कर ली हैं, ये भी बहुत है। अब बकर ने उसका हौसला बढ़ाया। अच्छा ना लगाओ, बेहतर है कि तुम मुझे कुछ रिश्वत दो, उसने जलकर कहा। तो अबू बकर कहकहा लगाकर हंसने लगा। अगले दिन वो स्लैन लेडी से मिलने के लिए चली गई। उसके घर के बाहर एक छोटा सा नोट चिपका हुआ था कि किराया के लिए एक कमरा दस्तयाब है। उसने वो नोट पढ़ा और अंदर चली गई। उसका ख्याल था कि मिन्नत समाज से काम बनने वाला नहीं है, किरायादार बनकर ही कोई काम दिखाना होगा। तुमने शायद वो नोट गौर से नहीं पढ़ा। मैंने लिखा है कि किराए के लिए कमरा खाली है, सिर्फ लड़कों के लिए। वो बेजारी से बोली। इससे पहले वो गहरी नज़र से उसका जायजा ले चुकी थी। ओह अच्छा, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि किसी लड़के से कम न रहूं। मेरा मतलब, मैं अपना रवैया मर्दाना रखूंगी। वो हैरत से उसे देखने लगी। मर्दाना रवैया? तुम जनानी होकर मर्दाना रवैया कैसे रख सकती हो? ओह, मेरा मतलब कि आप इसलिए लड़के को किराएदार रखना चाहती हैं ना कि वो आपके स्टोर की चीजें ना बेचे। उसके कान खड़े हो गए। क्या कहा तुमने? चीजें? तुम्हें कैसे पता कि मेरे घर की चीजें? उसने अपनी जबान काटी। और दरअसल मैं पहले भी 3-4 घर देख चुकी हूँ। एक लैंड लेडी बता रही थी कि यूनिवर्सिटी की लड़कियाँ बहुत तंग करती हैं, मेकअप चुरा लेती हैं, खाने-पीने की चीज़ें उठा लेती हैं। एक लड़की उनकी दादी की शॉल उठाकर लेके भाग गई। तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि लड़कियाँ ये सब करती हैं और इसलिए इन्हें कोई नहीं रखना चाहता। अच्छा, बाकी सबके साथ भी लड़कियाँ ये करती हैं? उसके ज़ख्मों पर शायद थोड़ा-सा मरहम लग गया था। लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ, आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। इनफैक्ट मैं आपके घर के कामों में भी मदद किया करूँगी। और फिर घर का सफाया भी कर दिया करोगी? लैंडलेडी ने जल भुन कर कहा। उसका मुंह बन गया। हर इंसान एक जैसा नहीं होता मैडम। हर इंसान के मुंह पर भी नहीं लिखा होता कि वो चोर चका नहीं है। आप मेरी बेइज्जती कर रही हैं। बेशक थोड़ी सी और कर लें, लेकिन मुझे रहने की जगह दे दें। मेरे एग्जाम शुरू होने वाले हैं और बर्फबारी भी। तो मुझे तो तहखाने में भी बहुत सुकून मिलेगा। मुझे तहखानों में रहने की बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। मैं पूरे 15 साल से रह रही हूँ। तुम्हें कैसे पता कि मेरे घर में एक तहखाना है और मैं वो किराए पर देने वाली हूँ? वो हर घर में तहखाना होता है ना? उसके हलक में फंदा पड़ा। नहीं, हमारे पड़ोस के घर किसी घर में तो नहीं है। वो मैं शिकागो में रहती हूँ ना, तो शिकागो में मशहूर है कि न्यूयॉर्क के हर घर में एक तहखाना होता है। बस इसीलिए। और क्या-क्या मशहूर है शिकागो में? लैंडलेडी ने शक्की नज़रों से उसे देखा। यही कि न्यूयॉर्क की औरतें बहुत सलीका-शुआर और खुशगुफ्तार होती हैं, खूबसूरत और नाजुक सी। उसने मुंह बनाकर कहा। लेकिन मैं तो मोटी हूँ। लैंडलेडी के शकूक कम ही नहीं हो रहे थे। खूबसूरत और नाजुक जज्बात की हामिल, उसने फिक्रा अदल बदल करके लैंडलेडी के सुपुर्द किया। उसे तहखाना दे दिया गया, जहाँ एक अदद सिंगल बेड था, कोने में एक लिखने पढ़ने की मेज और उस पर एक लैंप। वो अपना सजा सजाया अपार्टमेंट छोड़कर उस छोटे से तहखाने में आ चुकी थी। इंसान का माजी घूम फिर कर उसके सामने आ ही जाता है। हाँ, वहाँ कोई और सामान मौजूद नहीं था। फिलहाल वो घर में घूम फिर के डायरी नहीं ढूंढ सकती थी। लैंड लेडी उस पर कड़ी नजर रखती थी। पहले उसे अपना एतमाद बहाल करना था, फिर लैंड लेडी से बात करनी थी। आपका घर बहुत साफ सुथरा है, कोई काट कबाड़ वगैरह नहीं है? उसने एक दिन असल मकसद पर बात शुरू की। लैंड लेडी ने एक आह से भरी। बहुत कुछ था, सब चला गया। कहाँ? उसकी नजरों के सामने टेलर का चिड़ियाघर घूम गया। चोर के हाथों चोर बाजार। ओह, बहुत दुख हुआ। मेरी सालगिरह पर पापा ने मुझे एक प्यारा गिफ्ट किया था। हाथी की खाल का था, बहुत प्यारा और नाजुक सा था। हाथी की खाल और नाजुक? उसके मुंह से फिसल गया। उफ, फिर से लैंप का किस्सा। तुम क्या जानो? इतना ही प्यारा था वो लैंप, तो उसे तहखाने के काट कबाड़ में क्यों फेंका हुआ था? संभाल कर रखती ना। वो आहें भरते भरते चौंक गई। तुम्हें कैसे पता कि वो तहखाने के काट कबाड़ में पड़ा हुआ था? उसका नीचे का सांस नीचे और ऊपर का इतना ऊपर रह गया कि वो सीधे सीधे ऊपर निकल सकती थी। मेरा अंदाजा है। जब से तुम आई हो तुम्हारे सारे अंदाजे बिल्कुल ठीक साबित हो रहे हैं। कौन हो तुम? वो मैं वो दरअसल वो एकदम से रो दी, आंखें रगड़ने लगी।
मेरी माँ के पास भी मेरे नाना का दिया एक लैंप था, खरगोश की खाल का। मेरी माँ ने उसे तहखाने में रखा हुआ था। माँ से एक बार पूछा कि उसे ऐसे छुपाकर क्यों रखती हैं, तो उन्होंने कहा कि जब जब मेरी नज़र उस पर पड़ती है तो मुझे तुम्हारे नाना याद आते हैं, बस इसीलिए। तो मैंने सोचा हर औरत एक जैसा सोचती है, अपने भी, इसलिए उसे उसने गहरी आह भरी। हाँ, हर औरत का एक ही गम है। मुझे उसे देखकर पापा याद आते थे। मैंने उसे अच्छी तरह से पैक करके नीचे रखा हुआ था। लेकिन अगर अब वो मुझे कहीं से मिल जाए तो मैं उसे अपनी नज़रों के सामने रखूंगी। काश वो मुझे मिल जाए। वो अलीज़े को मिल चुका था, ट्यूलिप पर। एक ऑक्शन शॉप पर पड़ा हुआ था, पूरे $70 का था। वो पकड़ के साथ गई और लैंप खरीद कर ले आई। फिर लाकर लैंड लेडी को दिया और कहा कि ऐसे ही चलते चलते ये पसंद आ गया था तो सोचा आपके लिए ले लूं। लैंड लेडी तो सांस लेना भी भूल गई। फिर वो रोने लगी, ये तो मेरे पापा वाला है। उसे उठाकर निशानियां चेक करने के बाद वो सिसकते हुए बोली। अलीज़ा ने मुस्कुराहट दबाई। अच्छा, क्या वाकई? क्या हसीन इत्तेफाक है। फिर वो देर तक उसे सीने से लगाकर रोती रही। अलीज़ा को दादी के कुशन भी नजर आए थे, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही महंगे थे। वो इतना कुछ अफोर्ड नहीं कर सकती थी। ये पैसे भी अबू बकर ने दिए थे। लैंड लेडी कुछ इतनी खुश थी कि उसे रात के खाने की दावत दे डाली। वो एक लड़की आपकी किराएदार रही थी, टेलर नाम था उसका। वो वो उसका सामान आपने रखा हुआ है, प्लीज़ वो दे दें। उस सामान में उसके फादर की कुछ तस्वीरें हैं और कुछ पुरानी यादें। तो खाना खाने के बाद उसने बात शुरू की। तो तुम उस चोरनी की फ्रेंड हो? तुम्हें उसने भेजा है? लैंड लेडी का मूड बिगड़ गया। नहीं नहीं, मैं उसकी फ्रेंड नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि वो अपना सामान के लिए परेशान है। बस मेरा दिल उसके आंसू देखकर नरम पड़ गया। मैं दूसरों के दर्द महसूस करने वाली लड़की हूँ, किसी को रोता हुआ नहीं देख सकती। मैंने सोचा कि आपसे बात करके देखूं। आप जैसी रहमदिल खातून जरूर उसे माफ कर देंगी। रहमदिल खातून ने उसे बेरहमी से घूरा। तुम्हें उसने भेजा है ना? ये लंबी उसने दिया होगा। यानी मेरी चीजें उसने छुपा कर रखी हुई थी। मेरी दादी का ड्रेस भी उसके पास ही होगा। कहानी उल्टी पड़ गई थी। दादी का ड्रेस कैंची और सुई धागे से गुजरकर कट फट चुका था। उसने जल्दी से दुकान की रसीद निकाल कर उसे दिखाई। ये देखें, ये लैम्प मैं आज ही खरीद कर लाई हूँ। आप दुकान पर जाकर भी पूछ सकती हैं, वरना फोन करके पूछ लें, पूरे $70 का आया है। लैंडलेडी ने दुकान पर फोन किया। फिर कहीं जाकर उसका गुस्सा ठंडा हुआ और वो उसे अपने साथ लेकर एक लकड़ी की अलमारी के पास आई। लॉक खोला और सामान की तरफ इशारा किया। मैं गुस्से में थी तो मैंने भी उसका सामान बेच दिया। बस ये थोड़ा बहुत बचा है, ये किसी ने खरीदा ही नहीं था। वो हक्का बक्का खड़ी की खड़ी रह गई। एक पुराना कंबल, कुछ उम्र रसीदा गमजदा स्वेटर, कुछ टूटे फूटे मग वगैरह, बस। और डायरी कहाँ है? वो चिल्ला उठी थी। उसका रंग जर्द पड़ चुका था। डायरी? वो याद करने लगी। उस चोरनी के बाद एक लड़का किराएदार बनकर रहा था यहाँ। मैंने उसे चोरनी की बुक्स दिखाई थी कि जिसकी ज़रूरत है वो आधी कीमत पर ले ले। उसने 5-6 बुक्स ले ली थी। कोई डायरी भी थी उनमें। वो पूछ रही थी। वो अपना सर पकड़ कर बैठ गई। उसका दिल चाहा कि हाथी की खाल से बने लैंप को उठाकर अपने और लैंडलेडी के सर पर दे मारे। बहुत दिनों से तुम मिलने नहीं आई। अबू बकर पहली बार उसके घर आया था। उसने सर की जुम्मच से बेल दी थी। शायद उसका सर कुछ ज्यादा ही जोर से बेल और दीवार से टकरा गया था। तुम मुझे बुला लेते, मैं आ जाती। उसकी हालत देखकर उसे अफसोस सा हुआ। मामा ने कहा कि मुझे चलना फिरना चाहिए। उसने नजरें चुरा कर कहा। तो तुम बस वॉक करने के ख्याल से आए हो? उसके बेलौस से जज्बात पर पानी पड़ गया। वो अपार्टमेंट की वाहिद खिड़की में से पूरा सर और आधा धड़ निकालकर बाहर देख रहा था। हाँ, वहीं से कहा। खिड़की के बाहर सर निकालो, धड़ नहीं। नीचे गिर गिर गिरा गए तो कौन उठाएगा तुम्हें? सब इस वक्त अपनी अपनी जॉब पर होते हैं। इतनी ऊंचाई से गिरने पर इंसान नीचे नहीं ऊपर जाता है। सर को खिड़की से बाहर रखते हुए उसने मुड़कर उसे देखा और जेर लब हंस दिया। फिर वो खिड़की के पास रखी वाहिद चेयर पर बैठकर झूलने लगा, बिल्कुल बच्चों की तरह, जैसे वो कभी रॉकिंग चेयर पर बैठा ही ना हो। अच्छा लग रहा है यहाँ आकर, पर यहाँ शोर बहुत है। तुम्हारा घर भी अच्छा है, छोटा सा डरबा, शुरू भी नहीं होता और ख़त्म हो जाता है। ऐसे अपार्टमेंट को क्या कहते हैं? माइक्रो अपार्टमेंट। तुम तो वाकई में बहुत गरीब हो गई। ये रॉकिंग चेयर कितनी की ली थी? ये पहले किराएदार की थी, फ्री मिली है। वो हंस दिया। तुम्हारी किस्मत काफी अच्छी लगती है। अच्छी होती तो तुमसे मिलती। वो तंज कर रहा था तो उसने भी कर दिया। उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। वो सॉरी कहने ही वाली थी कि वो उठकर खड़ा हो गया और गर्दन को सीधा करके बाहर की तरफ जाने लगा।
اس کی چال میں اتنی تیزی تھی کہ وہ بھی تیزی سے اس کی سمت لپکی اور عین اس کے منہ کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ زیادہ فاصلہ نہیں رہا تھا دونوں میں، پیچھے کچن کاؤنٹر تھا، آگے صوفہ۔ گھر چھوٹا تھا۔ آئی ایم سوری، میں مذاق کر رہی تھی۔ کوئی اتنا قریب ہو کر ایسے سوری کہے تو وہ جو دل ہوتا ہے نا، اس کے آس پاس گھنٹیاں سے بجنے لگتی ہیں۔ ابو بکر ہنس دیا اور پہلے دایاں پیر پیچھے کیا، پھر بائیں کو بھی شرم دلائی اور ایک قدم دور ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ چھوٹے گھر اس لیے بھی اچھے ہوتے ہیں۔ اور میں بھی مذاق میں ہی جا رہا تھا۔ اماں کہتی ہیں بے وقوفوں کی باتوں کا برا نہیں مانتے، بلکہ انہیں ہاتھ سے مار لیتے ہیں۔ گھومنے چلے؟ اس نے ایسے چٹکی بجا کر کہا جیسے کھڑکی سے باہر اس کا ہیلی کاپٹر تیار کھڑا ہو۔ شام تک دونوں ادھر ادھر گھومتے پھرتے رہے۔ ایک پارک میں بیٹھ کر انہوں نے آئس کریم کھائی۔ وہ خود بھی کھاتی رہی اور چمچ سے اسے بھی کھلاتی رہی۔ ٹیشو سے اس کو منہ صاف کرتی رہی۔ جب اس کا ہاتھ تھک گیا تو اس نے اس کی باقی مائندہ آئس کریم خود کھا لی۔ میرے آنے سے پہلے تمہاری زندگی بڑی بے رنگ سی ہوگی ہے نا؟ وہی جھولے پر بیٹھ کر گول گول گھوم رہی تھی۔ تمہارے آنے سے پہلے میری زندگی بلیک اینڈ وائٹ تھی، اب صرف بلیک ہے۔ وہ بھی جیسے ہی جھولے پر بیٹھ کر گھوم رہا تھا۔ اب نہ شکرے ہو، اسی لیے تمہاری کتاب نہیں مل رہی، اب وہ کسی اور کے پاس جا چکی ہے۔ جس کے پاس بھی جائے تم اس کے پاس جاؤ اور اسے میرے پاس واپس لاؤ، ورنہ میرے علاج کا خرچ تم برداشت کرو۔ ہیں تمہارے پاس اتنے پیسے؟ ہاں، میرے پاس بہت کچھ ہے۔ 3 فرینڈز کو قرض واپس کرنا ہے، اس کی رسیدیں، لانڈری کا بل، نیکسٹ منتھ کی کرائے کی فکر اور تیسرے سیمسٹر کی فیس کا بھوت۔ کیا لینا پسند کرو گے تم؟ اس نے جل کر کہا تو وہ بے ساختہ ہنس دیا۔ اب وہ دونوں روڈ ریسٹورنٹ میں بیٹھے پیزا کھا رہے تھے۔ تو بس پھر پوری جان لگا دو اور میری ڈائری واپس لے لو۔ تم میری جان ویسے ہی نکالو نا۔ اور بات سنو، تمہیں کیسے یقین ہے کہ وہ ڈائری جب کتاب کی شکل میں چھپے گی تو ضرور ہی کامیاب ہوگی اور تمہیں بہت سارا پیسہ مل جائے گا؟ اس کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ وہ سنجیدہ ہو گیا۔ علیزے، مجھے زندگی میں کوئی ایک آدھ یقین تو اپنے پاس رکھنا ہی ہے نا۔ میں ٹھیک ہو جاؤں گا، میری کتاب کامیاب رہے گی۔ اگر یہ 2 یقین بھی میرے پاس نہیں ہوں گے تو اور کیا بچے گا؟ میں تو بالکل خالی ہاتھ رہ جاؤں گا۔ پھر میرے لیے ایک بھی اور دن زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ وہ اسے سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ یہ جانتی ہی نہیں تھی کہ وہ کس بند غار میں کھڑا ہوا ہے۔ وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ ایک مضبوط، اونچے، لمبے جوان انسان کو جب اس جیسا انسان چمچ بڑھا کر آئس کریم کھلاتا ہے تو وہ کتنا آکورڈ فیل کرتا ہے۔ اسی لیے ایسا شخص گھر میں بند رہتا ہے۔ وہ لوگوں کو یہ نہیں بتانا چاہتا کہ دیکھو میں تمہاری طرح نارمل نہیں ہوں، تمہیں میرے منہ میں نوالے بھی ڈالنے پڑتے ہیں اور میرا منہ بھی پہنچنا پڑتا ہے۔ تم ٹھیک بھی ہو جاؤ گی اور تمہاری کتاب بھی کامیاب رہے گی انشاءاللہ، اس نے پورے یقین سے کہا۔ میں تمہیں اچھا لگتا ہوں؟ اس نے ٹیولپ پر ابو بکر کا یہ سوال پڑھا تو ٹیولپ فولڈ کر دیا اور مسکرا کر ابو بکر کی طرف دیکھا۔ کم بولا کرو اور زیادہ سنا کرو، سمجھے؟ اور اب اٹھو۔ پیسے ویسے تو تم ساتھ لائے نہیں تھے اور آ گئے تھے سیر کرنے۔ پورے $15 کے پڑے ہو تم مجھے۔ کتاب کامیاب ہو جائے تو کچھ میرا بھی حساب کتاب کر دینا پلیز۔ اٹھ جاؤ اب۔ وہ کرسی سے اٹھ کر اسے 4 قدم آگے جا چکی تھی۔ وہ وہیں بیٹھ کر اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں مسکراہٹ تھی۔ اگر وہ ٹیولپ کھولتی تو دیکھ لیتی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، کہ لڑکی مشرق کی ہو یا مغرب کی۔ دل کے سوال پر جواب دیتے ہوئے بوکھلا جاتی ہے۔ جب وہ رات کو سونے کے لیے لیٹی تو اس نے ڈرتے ڈرتے ٹیولپ کھولا۔ اس پر ایک چھوٹا سا دل بنا ہوا تھا۔ اس نے حیرت سے دل کو دیکھا، پھر آنکھیں مسلیں۔ ٹیولپ بلینک تھا۔ تو پھر کیا دل اس کی آنکھوں میں بنا ہوا تھا جو اسے ہر جگہ نظر آ رہا تھا؟ ہاں، کیونکہ ٹیولپ عشق محبت کے کاموں میں نہیں پڑتا۔ وہ جانتا ہے کہ جو ان کاموں میں پڑ گیا وہ کسی اور کام کا نہیں رہتا، اور ابھی اسے بہت سے لوگوں کے بہت سے کام کرنے تھے۔ لینڈ لیڈی سے اسے اس لڑکے کی ایک تصویر اور فون نمبر مل گیا تھا۔ اس نے فون کیا تو فون بند ملا۔ شاید وہ نمبر بدل چکا تھا۔ سوشل سائٹس پر ڈھونڈا تو وہاں بھی نہیں ملا۔ وہ ملک سے باہر ہو سکتا تھا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اس نے غلطی سے ڈائری لے لی ہو، پھر بعد میں غیر دلچسپی سے یہاں وہاں پھینک دی ہو، بلکہ ضائع ہی کر دی ہو۔ ٹیولپ بھی خاموش تھا، ابو بکر بھی چپ چپ رہتا تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ ہمیں وہ ڈائری نہیں ملتی تو پھر؟ ابو بکر اسے ملنے یونیورسٹی آیا تھا۔ لنچ کے بعد واک کرتے ہوئے اس نے اسے پوچھا تھا، تمہیں برا لگا؟ جواب میں وہ خاموش رہا تو اس نے پوچھا، نہیں، تم ڈائری کے خیال کو دل سے نکال نہیں سکتے۔ وہ ڈائری تمہاری کل متاع نہیں ہے، وہ بس تمہاری ایک کوشش ہے۔ انسان کا سب کچھ تباہ ہو جائے تو بھی بہت کچھ سلامت رہتا ہے، اس کی ہمت اور آگے بڑھنے کا جذبہ۔ نارمل لوگوں کے لیے ایسی باتیں کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ اب نارمل صرف وہی نہیں ہوتا ابو بکر جس میں جسمانی نقائص ہوں۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ زندگی کی جنگ صرف تمہارے لیے مشکل ہے؟ کیا یہ مجھ جیسے، چلو مجھے چھوڑو، کیا یہ دوسرے مکمل انسانوں کے لیے آسان ہے؟
गुर्बत की चक्की में पिसने वाला हर वो इंसान जो रात दिन जान तोड़ मेहनत करता है, फिर भी उसे 2 वक्त पेट भर रोटी नसीब नहीं होती, क्या वो अब नॉर्मल जिंदगी नहीं गुजार रहा? मुल्क बदल हुए सारे रिफ्यूजी जो कैंपों में पड़े हुए हैं और सिर्फ ये चाहते हैं कि उनके मुल्क में खाना जंगी थम जाए और वो वापस अपने घरों को जाएं, क्या वो अब नॉर्मल जिंदगी नहीं गुजार रहे? जो बच्चे यतीम हो चुके हैं, जिन नौमौलूदों की माएँ मर चुकी हैं, जिनके सरों पर साहिबान नहीं, जिनका कोई सहारा नहीं, जो सालों से मोहल्ले बीमारियों से लड़ रहे हैं, क्या वो अब नॉर्मल जिंदगी नहीं गुजारते? तुम्हें क्या लगता है, गूंगा, बहरा, अंधा या हाथों से माजूर होना ही एबनॉर्मल होना होता है? हम सब इंसानों की जिंदगियां कहीं न कहीं से नामुकम्मल हैं, लेकिन हाँ, जहाँ बहुत सी कमियां होती हैं, वहाँ बहुत कुछ मौजूद भी होता है। अबू बकर यकटक उसकी शक्ल देख रहा था। दोनों चलते चलते रुक चुके थे। तुम गूंगे बहरे नहीं हो, बल्कि चंद वजूहात की बिना पर तुम सिर्फ बोल नहीं सकते। तुमने उन लोगों के बारे में सोचा है जो सिर से सुन ही नहीं सकते? सर्जरी के ज़रिए तुम्हारी ज़ुबान की ठीक होने के चांसेस हैं, लेकिन उनके बारे में क्या कहोगे जो किसी भी तरह के इलाज से कोई भी आवाज़ सुनने के लिए काबिल हो ही नहीं सकते? उन्होंने ज़िंदगी में कभी कोई आवाज़ सुनी ही नहीं। ज़िंदगी तुम पर बहुत मेहरबान रही है, क्योंकि इस ज़िंदगी ने तुम्हें अपनी हर आवाज़ सुनाई है। बारिश की बौछार, ट्रैफिक का शोर, माँ की लोरी और लाड, बच्चों की मुतरन्नम कहकहे, परिंदों की चहचहार, और ये देखो मुझे। दोनों पैर जोड़कर वो उछली और पैरों को फुटपाथ पर जोर से रगड़ा। ऐसी ऊट-पटांग आवाज़ें भी, जो मुफ्त हैं, जिन पर तुम्हारा पूरा हक है। ज़िंदगी ने तुमसे कुछ छुपा कर नहीं रखा, तुम्हें सब दिया है। तुम्हारा एक हाथ मफलूज है, लेकिन एक के ठीक होने के चांसेस हैं। आज नहीं तो कल ये भी ठीक हो जाएगा। इतनी जल्दी सब कुछ ठीक नहीं होता। हाँ, जल्दी नहीं होता, कोशिश से होता है, और ये कोशिश तुम्हें करनी है। हेलन केलर ने पहला जुमला क्या बोला था, जानते हो? उसने कहा था, मैं गूंगी नहीं हूँ। इस जुमले का मतलब जानते हो क्या था? इसका मतलब ये नहीं था कि मेरे पास आवाज़ है। इसका मतलब था कि मेरे पास ताकत है। मैं फ़तेहमंद हो चुकी हूँ। मैं अपनी कमज़ोरी को मात दे चुकी हूँ। मैं हेलन केलर, मैं एक मुकम्मल इंसान हूँ। 20 साल उसने अपना हाथ अपनी टीचर के होंठों और हल्क पर रखा था और दुनिया का सारा इल्म निचोड़ लिया था। तुम 20 महीनों में थक गए हो। अबू बकर लाजवाब हो चुका था। ट्यूलिप तुम्हारी मदद के लिए आया है, लेकिन सच बताओ, क्या तुम खुद ट्यूलिप से बड़ा जादू नहीं हो? तुम्हारी हिम्मत और हौसला बजाते खुद ट्यूलिप नहीं है। अब तक की इंसानी तारीख में कितने बड़े बड़े जादू हुए हैं? क्यों और कैसे? सिर्फ इसलिए कि इंसान के पास हर जादू से बड़ा एक जादू होता है, उसकी मेहनत का जादू, उसके जुनून और लगन का जादू, खुद को मुकम्मल समझने और कभी हार न मानने का जादू। अल्लाह ने ट्यूलिप को भेजा, लेकिन कोशिश के लिए हमें ही मौजूद रखा। तुमसे मिलने से पहले मैं बहुत मुख्तलिफ थी, लेकिन अब मैं भी बहुत बदल चुकी हूँ अबू बकर। ज़िंदगी आसाइशों को हासिल कर लेने का नाम नहीं है। कामयाब ज़िंदगी दौलत और शोहरत के गिर्द नहीं घूमती। कामयाब ज़िंदगी और कामयाब इंसान तो वो है जो पहले खुद मजबूत इंसान बने, फिर दूसरे कमज़ोर इंसान को मजबूत बनने में मदद दे। ये ज़िंदगी इंसानियत की खिदमत के अलावा कुछ नहीं है। अबू बकर चुप था। वो रात तक चुप रहा था। वो सोच रहा था कि कब और कैसे वो इतना बदल गया था। बचपन से लेकर उस हादसे से पहले तक वो बहुत खुश अमीर रहा था। उसने कभी खुद को गूंगा नहीं समझा था। उसके बहुत से प्लान्स थे, ख्वाब थे, जिन्हें वो पूरा करना चाहता था। फिर कैसे हाथों की माजूरी के बाद उसने खुद को अधूरा समझना शुरू कर दिया था। हंसना और कहके लगाना तर्क कर दिया था। अपने ख्वाबों को महदूद कर लिया था। वो क्यों महसूस नहीं कर पा रहा था कि इस पर मायूसी तारी होती जा रही है? हिम्मत हारना शुरू कर दी है। वो खुद को सिफर समझने लगा है। चंद दिनों बाद वो दोबारा उससे मिलने के लिए गई तो वो बकर घर पर नहीं था। आंटी ने बताया कि वह करीब ग्राउंड में फुटबॉल खेलने के लिए गया है। जब वो फुटबॉल खेलता है तो अक्सर मुंह के बल गिर जाता है। उठना उसके लिए मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी वो चला गया। आंटी की आंखें नम थीं, लेकिन चेहरे पर खुशी थी। वो भी यही चाहती थी कि तकलीफ से गुजर कर ही सही, लेकिन अबू बकर खुद को जिंदगी में शामिल कर ले। फिर उन्होंने उसे कुछ पेपर दिखाए। सारी सारी रात बैठकर इन्हें लिखता रहता है, पसीने से भीग जाता है, तकलीफ से चेहरा खिंच जाता है, लेकिन ये पेन को उंगलियों में फंसाकर लिखता ही रहता है। टाइप करने की कोशिश भी कर रहा था। अपनी गुमशुदा डायरी को भूलकर वो नए सिरे से कुछ लिखना शुरू कर चुका था। इन पेपर्स पर टेढ़ी मेढ़ी 4-5 सतरें लिखी हुई थीं और पहली सतर थी, मैं एक मुकम्मल इंसान हूँ। ऐसा तो नहीं कि वो ये दुनिया ही छोड़ चुका हो। वो खुद से महवे कलाम थी। अपने खाने के लिए कुछ बना भी रही थी। तुम कितनी आसानी से मौत के बारे में सोच लेती हो, बहुत बुरी बात है। अच्छी बात ये थी कि पेन में सॉस डालते हुए उसे एक आवाज़ सुनाई दी। मेरे ख्याल से मैं बहरा नहीं हूँ। सुन चुका हूँ कि तुम्हें 9 बजे पिक करना है। अगर तुम्हारी फ्लाइट लेट हुई तो मुझसे ये तवक्को ना रखना कि मैं वहाँ बैठकर तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। ठीक है, बाय। वह समझी साथ वाले अपार्टमेंट से किसी की आवाज़ आ रही है।
اس نے آواز پر توجہ نہیں دی۔ جب وہ برتن دھو چکی تو اسے یاد آیا کہ ساتھ والے اپارٹمنٹ میں کیا پورے فلور میں کوئی لڑکا نہیں رہتا۔ وہ یہ آواز کہاں سے آئی؟ کچن کاؤنٹر پر اس کا موبائل رکھا ہوا تھا، تو آواز ٹیولپ سے آئی تھی۔ اس نے جلدی سے ٹیولپ کو دیکھا لیکن وہ بلینک تھا۔ اس نے کوفتے سے پٹخ دیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اب یہ کون تھا جو ایئرپورٹ جا رہا تھا یا جہاز سے آ رہا تھا؟ وہی کرایہ دار لڑکا یا یہ آواز ہی کسی اور کی تھی؟ کون سے والے نو کا کہا تھا؟ صبح کے یا رات کے؟ دن کون سا تھا؟ اس ہفتے یا اگلے ہفتے؟ اوف! اس نے ٹیولپ کو اپنے منہ کے سامنے رکھا اور ایک تھپڑ کھینچ کر مارا۔ اگر ٹیولپ انسان ہوتا تو وہ اسے جاب سے برخاست کر دیتی۔ بندہ دے تو پوری اور ٹھیک 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 تفصیل دے، ورنہ نہ دے۔ وہ پریشان ہو چکی تھی۔ آج دن کے 9 تو گزر چکے تھے۔ رات کے 9 بجے سے پہلے وہ 8 بجے ہی ایئرپورٹ آ چکی تھی اور وہ ادھر ادھر چل پھر کر لڑکے کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی۔ 9 سے 11 بج گئے لیکن وہاں کوئی نہیں آیا۔ رات کو سونے سے پہلے اس نے صبح جلدی اٹھنے کے لیے الارم لگا دیا۔ صبح اتوار تھا اور وہ 12 بجے تک سوتی تھی، لیکن اب اسے 7 بجے اٹھ کر 9 بجے سے پہلے ایئرپورٹ جانا تھا۔ وہ اگلے دن صبح ایئرپورٹ پہنچ گئی لیکن 11 بجے تک اسے وہاں کوئی نہیں ملا۔ اس کے پاس کرایہ دار کی جو تصویر تھی وہ اس تصویر کو اتنی بار دیکھ چکی تھی کہ اسے لگنے لگا تھا کہ اس کی اپنی شکل اس کرایہ دار لڑکے جیسی ہو چکی ہے۔ وہ گھر واپس آئی اور رات کو پھر 9 بجے سے پہلے ایئرپورٹ آ گئی۔ اسے ہنسی بھی آ رہی تھی اور رونا بھی۔ ہنسی اس لیے کہ زندگی کہاں سے کہاں آ چکی ہے، رونا اس لیے کہ وہ منحوس آ کر کیوں نہیں دے رہا جو فون پر بات کر رہا تھا۔ وہ منحوس آ چکا تھا، وہ پک کرنے کے لیے آیا تھا، بار بار رسٹ واچ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ 9 بجنے میں بھی پورے 7 منٹ تھے کہ علیزہ نے اس کے 12 بجا دیے۔ تم جسے پک کرنے آئے ہو اس کی فلائٹ پورے 30 منٹ لیٹ ہے۔ میں تم سے ملنے کے لیے آئی ہوں جمائے لیتے ہوئے، اور میں تمہارا یہاں 3 سال مطلب 3 دن سے انتظار کر رہی ہوں۔ وہ حیران ہو کر اس عجیب و غریب لڑکی کی طرف دیکھنے لگا۔ اس نے شاید 3 دن سے کچھ کھایا پیا نہیں تھا، اس لیے بیچاری بہک گئی تھی۔ تم مسز نوبیتا؟ او میرا مطلب مسز جارج کے گھر پیئنگ گیسٹ رہ چکی ہو۔ وہاں تم نے ان سے کچھ بکس خریدی تھیں جن میں ایک ڈائری بھی تھی۔ مجھے وہ ڈائری واپس چاہیے کیونکہ وہ کسی اور کی ملکیت ہے۔ اور دیکھو کوئی ہوشیاری نہ دکھانا، میرے 2 آدمی تم پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ چوتھی جمائی کو بمشکل روکتے ہوئے اس نے بمشکل ہی کہا۔ لڑکے نے گردن موڑ کر آس پاس دیکھا اور پھر کہکا لگایا، کوئی پرینک کر رہی ہو؟ کیمرہ کہاں چھپایا ہے؟ میں تھپڑ ماروں گی وہ تمہارے منہ پر۔ وہ یہ کہنا چاہتی تھی لیکن کہہ نہیں سکی۔ بہرحال 10 منٹ کی بحث و تکرار کے بعد وہ دونوں اگلے دن ایک جگہ مل بیٹھ کر بات کرنے کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ اگلے دن جب وہ وقت مقررہ پر اس کے ڈپارٹمنٹ گئی تو وہ گھاس پر سینے کے بل لیٹ کر لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ تم ڈائری لے آئے ہو؟ وہ گھاس پر اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ میں نے کب کہا تھا کہ میں ڈائری لاؤں گا؟ تم نے کہا تھا کل آنا اور لے جانا۔ وہ غصے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ ہاں کہا تھا کل آنا اور انکار لے جانا۔ میں ڈائری نہیں دوں گا۔ دے دیا انکار، اب جاؤ۔ اس کا خون کھول کر رہ گیا۔ یہ تو بدتمیزی کی حد تھی۔ دیکھو کسی کی چیز پر ایسے قبضہ نہیں کرتے۔ میں نے کسی کی چیز پر قبضہ نہیں کیا۔ میں نے اس گھر کی مالکن سے وہ ڈائری خریدی ہے، پیسے دیے ہیں اسے۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، اس نے ڈائری چوری نہیں کی تھی، قبضہ بھی نہیں کیا تھا۔ جیسے نیلامی میں لوگ چیزیں خرید کر ان کے مالک بن جاتے ہیں، ویسے ہی وہ بن چکا تھا۔ اب اسے کوئی بھی وہ ڈائری واپس نہیں لے سکتا تھا۔ وہ ڈائری تمہارے کسی کام کی نہیں ہے، لیکن وہ ابو بکر کے بہت کام کی ہے۔ وہ سرجری کروانا چاہتا ہے، زندگی میں آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ تو تم یہاں میرے سر پر کھڑی کیا کر رہی ہو؟ تم بھی آگے بڑھو، شاباش۔ غصے سے کھولتے ہوئے اس نے مٹھیاں بھینچ لیں اور بہت ضبط سے کہا، تم اس ڈائری کے بدلے میں کیا لوگے؟ تم کیا دے سکتی ہو؟ کچھ بھی، لیکن دیکھو بے وقوفوں کی طرح نہ پیسے نہ مانگ لینا، کوئی ایسا کام جو میں کر سکوں۔ وہ تھوڑی کھجانے لگا، شاید وہ سچویشن انجوائے کر رہا تھا۔ تم میری گرل فرینڈ سے میری بات کروا سکتی ہو؟ تم خود بات کر لو، فون کر لو، مریخ پر تو نہیں رہتی نا وہ؟ اس زمین پر نہیں رہتی، وہ مر چکی ہے۔ تو تم بھی مر جاتے؟ اس نے سوچا لیکن کہا نہیں۔ کہا اس نے یہ، مجھے مردہ لوگوں سے بات چیت کا کوئی تجربہ نہیں ہے، تم کچھ اور کہو شاید میں وہ کر سکوں۔ یہ کر سکتی ہو تو ٹھیک ہے ورنہ بائے بائے۔ اس نے ہاتھ ہلایا۔ ہائے ہائے، اس کا دل دہائی دینے لگا تھا۔ وہ سوچنے لگی شاید ٹیولپ اس سلسلے میں کچھ کر سکے۔ اچھا، اپنی گرل فرینڈ کا نام وغیرہ بتاؤ یا کوئی تصویر دے دو، میں کوشش کروں گی۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔
उसे तवक्को नहीं थी कि वो हाँ कह देगी। उसने जेब में से मोबाइल निकाला, गैलरी तक गया, एक तस्वीर निकाली और उसे एलिज़ा की आंखों के सामने कर दिया। ये है वो। और आप जानते हैं कि वो कौन है? ये वही वो है जिसके कार्ड्स पढ़कर अलीज़ा ने कहा था कि वो साइंसदान या डॉक्टर बनेगी, लेकिन जो खुदकुशी करके मुर्दा बन चुकी थी। ओह! वे साख्ता उसके मुँह से निकला, तो उसकी असल सज़ा ये थी। उसने अपनी पेशानी को हाथ से ठूँका। घर आकर उसने ट्यूलिप पर लड़की का नाम लिखा था। उस पर उसकी तस्वीर भी रखी थी, लेकिन ट्यूलिप ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था। वो जानती थी कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता। वो एक मुर्दा लड़की से बात करना चाहता था और ट्यूलिप मुर्दा लड़की से बात नहीं करवा सकता था। अब वो डायरी का असली मालिक भी वही था। वो जिस शर्त पर चाहे उस शर्त पर उन्हें डायरी वापस दे सकता था। वो धौंस से उसे डायरी वापस नहीं ले सकते थे, ना वो पुलिस के जरिए ना ही अदालत के जरिए। वो अबू बकर से मिलने के लिए गई तो आंटी डॉक्टर से फ़ोन पर बात कर रही थी। वो बहुत पुरजोश थी। शायद डॉक्टर ने उन्हें कोई अच्छी खबर सुना दी थी। एक माँ की ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश अपने बेटे को तंदुरुस्त देखने की थी। इंतज़ार था तो बस पैसों का, और बात सिर्फ पैसों की भी नहीं थी। बात उस कामयाबी की थी जिसकी अबू बकर को अब ज़रूरत थी। उस यकीन की थी जो उसके पास मौजूद रहना चाहिए था। उसकी अपनी चीज़, उसका अपना काम, उसकी अपनी काबिलियत। कितने ही दिन और फिर हफ्ते भी गुजर गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। न्यूयॉर्क में सर्दी बढ़ गई। एक दिन बर्फबारी के दौरान अचानक अबू बकर उससे मिलने चला आया। उसकी नाक और आंखें सुर्ख हो रही थीं। इतनी ठंड में तुम घर से बाहर क्यों निकले? मामा ने कहा, चलना फिरना अच्छा होता है। उसके पास बोलने के लिए एक यही झूठ, एक यही बहाना रह गया था। उसने लब भींच लिए। तो तुम चलते फिरते मेरे घर तक ही क्यों आते हो? और कहाँ जाऊं? अगर वो मुंह से बोल सकता तो उसकी आवाज में मासूमियत होती और मोहब्बत भी। उसने अबू बकर को लड़की की तस्वीर दिखाई। ये लड़की मर चुकी है और हैरी से बात करना चाहता है, और वो फिर ही डायरी देगा। अबू बकर चौंक गया। अभी कल ही तो मामा ने उसे वीडियो कॉल पर बात की है। उसके फादर मेरा केस देख रहे हैं। ये अपने फादर के मरीजों की कॉल्स वगैरह अटेंड करती है, इनका रिकॉर्ड देखती है और मीटिंग अरेंज करवाती है। वह हैरान अबू बकर की शक्ल देख रही थी। वो उसे मिलती जुलती कोई और लड़की होगी। ऐसा हो सकता था, लेकिन इस तस्वीर को गौर से देखने के बाद इस लड़की के कान पर जख्म का निशान नुमाया नजर आ रहा है। जो लड़की हमसे बात करती है उसके कान पर भी ऐसा ही निशान है। उसे याद था कि उसके कान पर चोट का निशान बहुत नुमाया था। ये किसी बचपन की चोट का निशान था। वह हैरान परेशान अबू बकर को देख रही थी। उसने अबू बकर का फोन निकाला और लड़की को उसी वक्त वीडियो कॉल की। कॉल पिक कर ली गई और, हेलो मिस्टर अबू बकर, आपकी अपॉइंटमेंट कल सुबह 10 बजे की है। इस वक्त आपसे बात नहीं हो सकती। अलीजे ने एकदम से अपना चेहरा फोन के सामने कर दिया। मैं तुम्हें याद हूँ, अलीजे। मैं शिकागो में होती थी। तुम अपनी फ्रेंड के साथ मेरे पास आई थी। तुमने कहा था कि मैं तुम्हारे लिए कार्ड पढूं। मैंने कहा था कि तुम बहुत बड़ी डॉक्टर बनोगी। याद है? याद करो। वो एकदम से परेशान सी हो गई। कौन हो तुम? ज्यादा पुरानी बात नहीं है। मैं भी स्कूल में थी और तुम भी। तुम मेरी पेशेंट गोई सुनकर दिल बर्दाश्त हो गई थी और तुमने खुदकुशी कर ली थी। तुम मर गई थी। ओह हाँ, मैं तो मर गई थी। तो अब तुम जिंदा कैसे हो गई हो? वो जिंदा ही थी। बाप पर प्रेशर डालने के लिए उसने खुदकुशी की थी, लेकिन बाप ने उसे बर वक्त बचा लिया था। फिर वो न्यूजीलैंड चले गए थे। अपनी खुदकुशी की खबर उसने खुद ही बढ़ा चढ़ाकर फैला दी थी। वही टीनेजर्स की बेवकूफ़ाना हरकतें। उसके बाप ने उसे म्यूजिक स्कूल जाने की इजाज़त दे दी थी, लेकिन म्यूजिक का भूत 4-6 महीने में उतर गया था। वो बाप की ख्वाहिश के मुताबिक साइंस पढ़ने लगी थी। वो डॉक्टर बन रही थी और साथ साथ अपने डॉक्टर बाप के लिए काम भी कर रही थी। तुम्हारा बॉयफ्रेंड हैरी भी कह रहा था कि तुम मर चुकी हो। उससे जान छुड़ाने के लिए एक खुदकुशी का ड्रामा मैंने उसके साथ भी कर दिया था। अच्छी ड्रामेबाज लड़की थी वो, जान पर खेल कर जान छुड़ा रही थी। अब मेरी बहन, एक बार और जान पर खेल कर मेरी जान भी आज़ाद करवा दो। वो तुमसे बात करना चाहता है, तुमसे बात कर लो और हमें हमारी डायरी दिलवा दो। मामला तय हो गए। आइए आगे देखते हैं क्या हुआ। जैसे कॉन्वोकेशन तकरीब के लिए स्टूडेंट्स तैयार होकर बन ठन कर जाते हैं, ऐसे ही वो दोनों तैयार श्यार होकर हैरी के पास यूनिवर्सिटी डायरी लेने पहुंच गए थे। अबू बकर ने आज सुरमई रंग का नया कोट पहना था। उसने भी एक अदद नई जैकेट पहनी थी। पापा ने उसे कुछ पैसे भिजवाए थे, जिससे उसने शॉपिंग कर ली थी। आज उसे यकीन था कि काम बन जाएगा। मैंने तुम्हारी मुर्दा गर्लफ्रेंड से सारे मामला तय कर लिए हैं। अब तुम जब चाहो से बात कर सकते हो। अलीज़ा के अंदाज में बड़ी इतराहट थी, जैसे वो डायरी लेने नहीं गोल्ड मेडल लेने आई हो।
अच्छा, क्या वाक़ई? वो बर्गर खा रहा था, आराम से खाता रहा। हाँ, तुम डायरी ले आना, मुझे चेक करवा देना, हम देखेंगे कि वो असली है या नहीं। मैं उसी वक़्त तुम्हारे से बात करवा दूँगी। वो बेयकीनी से उसे देख रहा था। क्या वाक़ई? उसे हँसी भी आ रही थी। हाँ, मेरे बाप, हाँ, तुम्हारे लिए मैंने एक मरे हुए इंसान को डिस्टर्ब किया, उसे बात करने पर आमादा किया। अब तुम्हें यकीन क्यों नहीं आ रहा? उसने झंझला कर कहा। बर्गर चबाते-चबाते वो रुक गया, थोड़ा-सा चौंक गया। मैंने मज़ाक में कहा था, तुमने वाक़ई शैला से राब्ता कर लिया है? वो सब मैं नहीं जानती, मेरा उससे राब्ता हो चुका है। तुम डायरी दो, उसे बात करो और हमें आज़ाद कर दो। मैंने तुम दोनों को कैद ही कब किया है भई? अच्छा, क्या अभी 1 घंटे में मेरी उससे बात हो सकती है? मैं अपने हॉस्टल से डायरी लेकर आता हूँ। हाँ, जाओ डायरी ले आओ और जल्दी आना। वो 1 घंटे के बजाय आधे घंटे में वापस आ गया था। तब तक वो दोनों एक-एक बर्गर खा चुके थे। उनके चेहरे पर बड़ा इत्मीनान था। अबू बकर तो मुस्कुरा भी रहा था, लेकिन अलीज़े का दिल धड़क रहा था। कोई भी 420 ही हो सकती थी। ये रही तुम्हारी डायरी, अब शर्ला से राब्ता करो। उसने दूर से ही चिल्लाकर कहा। डायरी को खोलकर दिखाओ, पूरी भी है या नहीं? वो डायरी के सफ़े खोल-खोल कर लहराने लगा। अबू बकर ने हाँ में सर हिलाया तो अलीज़े ने इत्मीनान का सांस लिया। दिल तो चाह रहा था कि चकमा देकर उसके हाथ से डायरी छीन ले, लेकिन अगर मेरी शर्ला से बात ना हुई तो मैं उसे भी जला दूंगा, समझी? मुझे पागल बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उसने लाइटर निकालकर उन्हें दिखाया। ये कोई फिल्म नहीं है जहाँ धोखा-दही, जालसाज़ी वगैरह होगी और अंजाम में सच की जीत होगी। मैं तुम्हें पहले शर्ला की आवाज़ सुनाऊंगी, फिर उसे दिखाऊंगी भी, यानी वीडियो कॉल। फिर तुम ये डायरी दे देना, फिर वो मेरे इशारे पर तुमसे मज़ीद बात करेगी, ओके? ओके, उसने सर हिलाया। उसने कॉल मिलाई। शर्ला ऑनलाइन आई। जो लड़की मरने के इतने ड्रामे कर चुकी थी, वो मरने के बाद के भी कर सकती थी। उसने सफ़ेद ड्रेस पहन लिया था, बाल खुले हुए थे। पीछे का माहौल बड़ा ही धुआं-धुआं ख्वाबनाक सा था। अलीज़ा ने बमुश्किल अपनी हँसी छुपाई। पहले उसने बहुत इख़लाक़ के साथ रूह से सलाम दुआ की, फिर उसने फ़ोन को घुमाकर हैरी की तरफ किया। उसका रंग फ़क हो गया, वो अपनी जगह से हिल ही नहीं सका। मैं मैं समझा तुम मुझे पागल बना रही हो। बस, मैं भी एन्जॉय करने के लिए तुम्हारे ड्रामे का हिस्सा बन गया, लेकिन ये तो सच है। वो हकलाने लगा। अलीज़ा ने फ़ोन उसके हाथ में दिया और डायरी उसके हाथ से ले ली। ये लो और जितना दिल चाहता है रूह से बातचीत को एंजॉय करो। चाहो तो स्क्रीन में हाथ डालकर उसका गला दबा दो। शर्ला ने अपने मरने का ड्रामा इतनी शफाफियत से खेला था कि उसके जिंदा होने का गुमान भी नहीं किया जा सकता था। वो बेचारा हक्का बक्का शर्ला को देखे जा रहा था। 5 मिनट की बात के बाद जाहिर है कि उसे मालूम हो गया कि सच झूठ क्या है। गिले शिकवे शुरू हो गए। दो बिछड़े हुए दोबारा से मिल गए थे। अलीज़ा ने जाकर उसके शाने पर हाथ रखा। मेरा फ़ोन वापस कर दो और अपने फ़ोन से उस रूह से बात कर लो। हमें अब इजाज़त दो, खुदा हाफ़िज़। जिस वक़्त वो हैरी से अपना फ़ोन ले रही थी, उस वक़्त अबू बकर घास पर तेज़-तेज़ भाग रहा था। वो डायरी को उसकी कोट की जेब में डाल चुकी थी। वो खुश था और उसका चेहरा दमक रहा था। ये कामयाबी मामूली थी या गैर मामूली, लेकिन ये उसकी ज़िंदगी में तब्दीली लाने वाली थी। फूल बेरंग ही क्यों ना हो, वो फूल होता है। ज़िंदगी मुश्किल ही क्यों ना हो, ज़िंदगी होती है। और हर मुश्किल के बाद आसान हो ही जाती है। जिंदगी एकदम से नहीं बदल जाती। ये ट्रैक से उतरती है तो उसे ट्रैक पर आने में वक्त लगता है। यूनिवर्सिटी से आने के बाद वो अबू बकर के घर जाया करती थी। वो बोलता था और वो लिखती थी। उसकी किताब अधूरी थी, वो उसे मुकम्मल कर रही थी। गैर ज़रूरी चीज़ें निकाल रही थी। अक्सर लफ्ज़ों और जुमलों पर उनकी तकरार हो जाती थी, लेकिन करती वो अपनी मर्जी थी। उसका ख्याल था कि इस किताब पर उसका भी हक है। अबू बकर उसके हक को तस्लीम कर लेता था। वो उसे भी तस्लीम कर चुका था और इस बात को भी कि वो उसके साथ मौजूद है और शायद हमेशा रहे। किताब मुकम्मल हो चुकी थी। अब दूसरा मरहला उसे शाया कराने का था, जो काफ़ी दुश्वार साबित हो रहा था। मैंने कहा ना, जिंदगी में हर काम इतना आसान नहीं होता। कदम कदम पर पापड़ बेलने पड़ते हैं, बड़ी तकलीफें उठानी पड़ती हैं। कहीं तारीक जंगलों और कहीं दलदली रास्तों से वास्ता पड़ता है। कितने ही पब्लिशर्स उसे रद्द कर चुके थे। अब वो परेशान होती थी, लेकिन अबू बकर हंस दिया करता था। जाहिर है कि वो बदल चुका था। बात सिर्फ डायरी के मिलने की नहीं थी। उसने उससे पहले ही खुद को बदल लिया था। टेढ़ी मेढ़ी लिखाई से उसने एक पैरा लिख लिया था, जिसमें उसने लिखा था कि ये मेरी किताब है, मैंने लिखी है। आप इसे शाये करने में दिलचस्पी लेंगे? हाँ और ना का फैसला उसे एक बार पढ़ने के बाद कीजिएगा। इससे पहले उसे रद्द मत कीजिएगा। शुक्रिया। वह एक से दूसरे पब्लिशर के पास जा रहा था, अपना मसवदा उन्हें दे रहा था।
नाकामी पर कुछ देर के लिए मुँह भी लटका लेता था, लेकिन फिर अगले दिन घर से निकल जाया करता था। चंद महीनों की जान तोड़ कोशिश के बाद एक एनजीओ ने उनकी थोड़ी-सी मदद की और उन्हें एक पब्लिशर मुहैया कर दिया। किताब आई और छा गई, ऐसा नहीं हुआ था। वो हफ्तों और महीनों में सुस्त रवि से कामयाब हुई थी। शुरू में एक मकामी न्यूज़पेपर ने उस पर छोटा सा तबसरा किया था। अगला तबसरा 5 महीने बाद आया था। फिर आहिस्ता आहिस्ता कामयाब होने लगी थी। इस दौरान अबू बकर का सुन बाजू कुछ कुछ काम करने लगा था, क्योंकि उसका ऑपरेशन कामयाब रहा था। फिजियोथेरेपिस्ट का कहना था कि वह जल्दी नॉर्मल लोगों के हाथ की तरह हरकत करने लगेगा। ऑपरेशन से बहुत पहले तकलीफ से गुजर कर ही सही, लेकिन अबू बकर ने बाजू को हरकत देना शुरू कर दिया था। हर बार जब वो बाजू को मामूली सी हरकत भी देता था तो तकलीफ से उसकी रगें खिंच जाती थीं, उसकी आंखें नम हो जाती थीं। लेकिन वो इस तकलीफ को अपनी ज़िंदगी में खुशामदीद कह चुका था। उस वक्त तक उसकी किताब की शोहरत बढ़ने लगी थी। उसे लेक्चर्स के लिए बुलाया जाता था। उसने लिटरेरी फेस्टिवल में शिरकत भी की थी। वो फिर से मोबाइल ऐप के इस्तेमाल से बोलने लगा था। वो माइक पर लेक्चर भी ऐसे ही देता था। वो खुश था, वो मुतमईन था। जहाँ नॉर्मल और मुकम्मल लोग डिप्रेशन का शिकार थे, वो अधूरा होकर बहुत शाकिर था। ये किताब लिखी उसने है, लेकिन उसे ढूंढा मैंने है, मुकम्मल भी करवाया है। पापा अबू बकर का लेक्चर सुनने के लिए आए थे। उसने झुककर उनके कान में कहा था। वो दोनों पहली रो में बैठे थे। पापा अबू बकर से बड़े मुतासिर थे। कितनी ही बार उसकी किताब पढ़ चुके थे। बेटा, इतनी लंबी लंबी नहीं छोड़ते, मुसाफिरों की ट्रेनें छूट जाती हैं। आपकी कभी छूटी? वो चिढ़ गई। उसके सगे पापा तक यकीन करने के लिए तैयार नहीं थे कि उस किताब को हासिल करने में उसका भी कोई कमाल हो सकता है। तुम्हें अपने कमाल साबित करके कौन सा अवार्ड लेना है? ट्यूलिप पर लिखा था। अच्छा, तो ट्यूलिप तंज भी कर सकता था। कोई कमाल कर ही दिखाया है तो शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने किसी अच्छे काम के लिए तुम्हारा इंतखाब किया। चुप रहो और फिर भूल जाओ। ट्यूलिप अच्छे सबक भी दे सकता है। वो बेसाख्ता मुस्कुराने लगी। उसी के साथ हमारे आज का नॉवल होता है ख़त्म। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये नॉवल बहुत पसंद आया होगा। जहाँ तक मेरा तजिया है तो मुझे इस नॉवल की ये बात बहुत अच्छी लगी है कि ये एक टिपिकल नॉवल से थोड़ा सा हट के था। इसमें थोड़ा-सा मैजिक एलिमेंट भी शामिल था और ये टिपिकल लव स्टोरी ऐसी नहीं थी जिसमें ऐसे हैप्पी एंडिंग हो जाती है, हीरो-हीरोइन मिल जाते हैं। इसमें बस ये था कि 2 लोग हैं जो कि अच्छे इंसान हैं, एक-दूसरे के साथ अच्छा करते हैं और आखिर में एंडिंग ओपन छोड़ दी है कि वो लोग मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये रीडर्स ने खुद सोचना है। मैं अपने तख़य्युल की दुनिया में तो ये सोचूँगी कि होपफुली इस तरह के 2 अच्छे इंसान दे एंड अप बीइंग टुगेदर। अगर ऐसा नहीं है तो भी ठीक है, अगर वो सिर्फ़ फ्रेंड्स हैं तो भी ठीक है। तो इसी के साथ ही हम आज की एपिसोड करेंगे ख़त्म। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इसके अलावा भी आपकी नॉवल रिकमेंडेशंस का मुझे इंतज़ार रहेगा। इंशाल्लाह आइंदा मिलते हैं किसी और अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए हँसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।